हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। क्लास 11th का एक अल्टीमेट बैच जिसके अंदर हम लोग जेई और नीट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू हाईएस्ट लेवल। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ में मैंने अनसर्टेनिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, याद है आप सभी लोगों को। और मैंने वहाँ पर आप लोगों को सिखाया था कि आप कोई भी काम अगर लेबोरेटरी में जाकर कर रहे हो तो यूजुअली आपको किन चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। एसिड्स के साथ, बेस के साथ, सॉल्ट के साथ, थोड़े से मेटल्स के साथ, कुछ गैसेस के साथ। और इन सब चीज़ों का मेजरमेंट या तो लीटर्स में होता है, ml में होता है, ग्राम्स में होता है या किलोग्राम में होता है। और ये सारी मेजरमेंट आपको हमेशा कुछ मात्रा में अनसर्टेनिटी ज़रूर देगी। मतलब कि अगर मैं कितना भी एक्सपर्ट हूँ, अगर मैं एक मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास में जो एसिड है वो कितने ml है, क्या वो 10 ml है, क्या वो 20 ml है, क्या वो 30 ml है, क्या वो 40 ml है, क्या वो 50 ml है, क्या वो 60 ml है या वो 70 ml है। तो मैंने बिल्कुल ध्यान रख के, बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ मैंने एग्जैक्टली 40 ml एसिड को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर या इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ले लिया एंड आई एम 100% श्योर कि ये 40 ml होगा। लेकिन क्या मैं सर्टन हूँ? नहीं, मैं अभी भी सर्टन नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एसिड डाला है। अब जब मैं इस मेजरिंग सिलेंडर से एसिड को किसी दूसरे फ्लास्क में जिसमें मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, जब उसमें ट्रांसफ़र करूँगा, हो सकता है एक छोटी सी बूंद इसके अंदर ही चिपकी हुई रह जाए। हो सकता है एक छोटी सी बूंद ट्रांसफ़र करते वक्त कहीं गिर जाए। हो सकता है एक छोटी सी बूंद जिस फ्लास्क के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसकी वॉल से चिपक जाए। या हो सकता है इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ये जो 40 ml 10 ml का मार्क है इसी में एरर हो। क्योंकि भाई ये मेजरिंग सिलेंडर पे जो छापे, जो लिखा हुआ है, कोई 100% प्रिकॉशन के साथ थोड़ी लिखा हुआ होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कितने ही आप जिसको बोलना चाहिए प्रिकॉशन ले लो, आप कितने ही एक्सपर्ट हो जाओ, हम कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी तो मानेंगे ही मानेंगे। और ये अनसर्टेनिटी के अंदर मैंने आप लोगों को पहला टॉपिक पिछले क्लास में सिग्निफिकेंट नंबर नहीं, साइंटिफिक नोटेशंस लिखना सिखा दिया था। अब साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल कहाँ होता है? बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने में, ताकि उनका एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आसान हो जाए। गाइज, एज यू ऑल नो, जैसे अभी मैंने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है एंड अनअकैडमी पर अभी मेरे 2 नए और बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं। खैर वो बैचेस वैसे तो NTSC ओलंपियाड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी जो बच्चा 8, 9 और 10th में है उसके लिए है। लेकिन वो जो बैच है जिसमें एक बैच का नाम है उस बैच का नाम है निर्माण। उस बैच के अंदर मैं एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एट अ वेरी हाई लेवल, यानी जेई और नीट लेवल। सो इन केस इफ़ यू वांट टू एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो। दोनों बैचेस की कंप्लीट डिटेल, दोनों बैचेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10th का कोई बच्चा है और वो डिज़र्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप उनको अनअकैडमी का बोल सकते हो, अदरवाइज हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। आज हम लोग अनसर्टेनिटी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, बाल उड़ जाएंगे। चलिए, मैंने तो कटाए हैं, लेकिन तुम्हारे तो उड़ ही जाएंगे। मेरे तो वापस आ रहे हैं, तुम्हारे तो आएंगे भी नहीं, टकले हो जाओगे। क्यों भैया? बहुत गंदी भाषा, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, पता नहीं क्या ही चाहता है। तुम्हारे स्कूल के टीचर भी या कोई भी लोग आपको उसका डेफिनेशन लिखवा देते, अपनी भाषा में समझा देते, मामला खत्म। हम उसको अच्छे तरीके से सीखेंगे, अपने बिल्कुल प्यार भरी भाषा में, बकुड़ों वाली भाषा में, एकदम फैजल भाई के स्टाइल में अपन उसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलो, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। देखो बेटा क्या होता है, पहले एक बात समझना, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अगर मैं मार्केट जाकर, मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तुझे 12
एप्पल खरीद के लाने हैं। तो एक बात बताओ कि क्या मुझे 12 एप्पल लाने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, 12 एप्पल की काउंटिंग कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो काम बिल्कुल परफेक्ट होगा, एकदम सर्टेनिटी के साथ होगा, मतलब वहाँ पर अनसर्टेनिटी का कोई रोल ही नहीं है। मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट जाके दुकान वाले को बोला कि भाई साहब मुझे वाइट बोर्ड की जो इंक है इसकी ब्लैक कलर की इंक का पूरा डब्बा दे दे। उसने बोला भैया पूरे डब्बे के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिफिल्स आएंगे। मैंने कहा दे दे। जब मैंने डब्बा खोला तो डब्बे में मुझे मिली 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा ए साले, इंडिया की गवर्नमेंट है क्या, बेवकूफ़ बना रहा है? भैया यहाँ पर तो 7 ही हैं। क्यों? क्योंकि मुझे गिनना आ गया। तो जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें जो बिल्कुल जिसको बोलना चाहिए सर्टन होती है, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि आपको कोई बोल दे कि भैया कैलेंडर गिनो, पेज गिनो, ये सब सर्टन चीज़ है, आपको गिनने में गलती नहीं होगी। लेकिन जब आप लेबोरेटरी लेवल पे काम करते हो, जब आप बहुत छोटे लेवल पे काम करते हो, 5 ग्राम सब्सटेंस का इस्तेमाल करना है, 4 ग्राम प्रोडक्ट बनाना है, 10 ml एसिड का यूज़ करना है, 4 ml एसिड का यूज़ करना है, तब क्या होता है आपके मेजरमेंट में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब अनसर्टेनिटी को दूर करने के 2 रास्ते, या तो आप बिल्कुल ध्यान से और जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो वो हाई क्वालिटी के हो, महंगे हो, जिसमें बहुत ध्यान रख के उसको बनाया गया हो, जो कि इंडिया में मुश्किल है। दूसरा, आप खुद एक्सपर्ट हो काम करने में, आप खुद बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जो भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इन दोनों केसेस में अनसर्टेनिटी तो आनी है। तो उस अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए हमारे पास में एक्यूरेसी और प्रिसीशन नाम की 2 चीज़ें आती हैं। यानी हर व्यक्ति का रिजल्ट एक्यूरेट भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है। एक्यूरेसी और प्रिसाइज यानी एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों हो सकता है, या ना तो एक्यूरेट हो ना तो प्रिसाइज हो, यानी वो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। तो कैसे इस चीज़ को समझेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करो आपने केमिकल रिएक्शन करी और किताब में उसकी ट्रू वैल्यू दे रखी है, आपको किताब में उसकी ट्रू वैल्यू दे रखी है कि आपको प्रोडक्ट 4 ग्राम मिलना चाहिए, इसकी ट्रू वैल्यू 4 ग्राम है, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, हमेशा केमिस्ट्री में लेबोरेटरी लेवल पर एक मेथड इस्तेमाल करी जाती है मल्टीपल बार करने की। यानी आपने भी देखा होगा, जैसे अभी आप स्कूल में भी जाओगे ना, तो आपको स्कूल में टाइट्रेशन करना सिखाएंगे। यूजुअली आप देखना टाइट्रेशन में किसी ब्यूरेट होती है, उसमें से पाइप लगा हुआ होता है, उसको घुमाते हैं तो उसमें से सॉल्यूशन गिरता है और नीचे कोनिकल फ्लास्क में घुमाते हैं तो हल्का सा पिंक हो जाता है। आशीष चंचलानी का साइंस वर्सेस कॉमर्स वाला जो 2 वीडियोज है उसमें से कोई सा एक देख लेना, उसमें टाइट्रेशन वो बंदे ने करा है, तो वो हल्का सा एक पिंक रिजल्ट आता है। तो वो एक बार नहीं होता, टीचर या आपकी किताब आपको बोलते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट करो, 4 बार या 5 बार रिपीट करो। क्यों? ताकि आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट और आपका काम कितना प्रिसाइज है ये आपको पता चल सके। एक बार में कोई एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होता, उसके मल्टीपल ट्रायल्स आपको करने पड़ेंगे। तो मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ए। उस स्टूडेंट ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू निकाली वो निकली 4.01 ग्राम। सेकेंड एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उसका रिजल्ट आया 4.02 ग्राम। और तीसरा उसने जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें उसकी वैल्यू आई 4.0 लेट्स से 3 ग्राम, ठीक है। अब उसने इसका एवरेज निकाला, तो क्या एवरेज निकलेगा? 4.01, 4.02, 4.03। तो क्या वैल्यू आएगी? 3 4 5 6 0 4 4 8 4 12, 12.06। 12.06 को उसने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 4.02 उसकी वैल्यू आई। तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या आई? 4.02, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट बी आया। स्टूडेंट बी ने पहला रिजल्ट निकाला 3.95 ग्राम्स, दूसरा उसका रिजल्ट आया 3.96 ग्राम और तीसरा उसका रिजल्ट आया 3.94 ग्राम्स। उसने बोला ठीक है, मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूँ। 3.95, 3.94 एंड 3.96, 6 और 4 10 और 5 15, 1 कैरी 9 9 18 27 और 1 28 यानी कि 28, 2 कैरी 3 3 6 3 9 10 11, 11.85 को उसने
3 से डिवाइड किया तो उसने बोला 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी, पॉइंट लगाया, 3 9 ज़ा 27, 1 कैरी, 3.95 उसका एवरेज आया, 3.95 ग्राम उसका एवरेज आया। स्टूडेंट सी आया, उसने पहली वैल्यू निकाली 4.05 ग्राम, दूसरी वैल्यू निकाली 3.95 ग्राम और चौथी वैल्यू निकाली उसने 3.90 ग्राम, या चलो इसको 4.10 ले लो, 4.10 ग्राम। इसका एवरेज निकाला उसने 4.10, 4.05, 3.95, 5 और 5 10, एक कैरी 9 10 11, एक कैरी 4 4 8, 9 10 11 और एक 12, तो 12.10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 ज़ा 12, पॉइंट लगा के 0, 0 4 2 ज़ा 8, तो 4.02 है ना। शायद 12.10 को यही करना पड़ेगा, 12.10 का यही करना पड़ेगा। 12.10 को डिवाइड करें 3 से तो 4.033, 4.033, ठीक है, 4.033, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट यहाँ लिख लेता हूँ 4.03। फिर एक स्टूडेंट आया डी, मैं डी की थोड़े ऑब्जर्वेशन एक बार केयरफुली चेक करूँगा। 3.6, 4.4, 4.8, ठीक है। 3.5 ग्राम, 4.6 ग्राम एंड 3.0 ग्राम। उसने इसका ऑब्जर्वेशन लिया 3.5, 4.6 एंड 3.0, 6 5 11, एक कैरी, 4 5 6 7 8 9 10 11, पॉइंट लगा के 0, 11.0 को अगर अपन 3 से डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, 11 12, 2 कैरी, 3.7 ग्राम, तो ये इसके वैल्यू आई। तो अभी 4 स्टूडेंट के आपके पास में 4 ऑब्जर्वेशन आ गए। अब आपको यहाँ पर पता लगाना है कि कौन सा स्टूडेंट एक्यूरेट है, कौन सा स्टूडेंट प्रिसाइज है। लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन का मतलब क्या है। बहुत आराम से मन में एकदम ठंडी हवा, ठंडी सांस भरो और मेरे बात को ध्यान से देखो। प्रिसीशन का मतलब होता है इट इज द क्लोजनेस of multiple observation value with each other, इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट ए है इसने पहला ऑब्जर्वेशन लिया, दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया और तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया। क्या ये तीनों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज है? जी हाँ, तो ये स्टूडेंट बिल्कुल प्रिसाइजली काम कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, प्रिसीशन का मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास होना नहीं होता। आई रिपीट, एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, प्रिसीशन का मतलब इस ट्रू वैल्यू के आसपास होना नहीं होता। अगर है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं। स्टूडेंट बी को ऑब्जर्व करो, इसके तीनों ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। इसमें 0.05 ग्राम का फर्क है, 0.04 एंड 0.06 काफ़ी फर्क है, यानी ट्रू वैल्यू से दूर है। लेकिन इसका पहला ऑब्जर्वेशन दूसरे से और तीसरे से काफ़ी क्लोज है, काफ़ी नज़दीक का ऑब्जर्वेशन है। तो मैं बोलूँगा कि इसका रिजल्ट भी प्रिसाइज है, इसके रिजल्ट में कोई परेशानी नहीं है। यानी इस बंदे ने जो काम किया है डेडिकेशन के साथ किया है, प्रिसाइजली इसने काम किया है। अब हो सकता है इसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी दूर आ रही हो, तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट एक्यूरेट ना हो, लेकिन बंदे ने काम अच्छे से करा है। मैं स्टूडेंट सी की तरफ गया, इसका पहला ऑब्जर्वेशन आया 4.05, दूसरा आया 3.95 और तीसरा आया 4.01। बहुत डिफरेंस है, मतलब इसका ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज नहीं है, इसका ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज नहीं है। सिमिलरली आप देखो, इसका ऑब्जर्वेशन भी प्रिसाइज नहीं होगा, इसका ऑब्जर्वेशन भी प्रिसाइज नहीं है।
तो क्या आपको प्रिसीशन का मतलब समझ में आ गया? क्या आप लोगों को प्रिसीशन का मतलब समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? ग्रेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। मतलब आपकी जो ट्रू वैल्यू आ रही है उस ट्रू वैल्यू से आपकी एवरेज वैल्यू की कितनी क्लोजनेस है। जैसे यहां देखो, आपकी ट्रू वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 4 ग्राम और इस स्टूडेंट की वैल्यू 4.02 आ रही है, मतलब बहुत क्लोज है। मतलब मैं बोलूंगा कि इसका रिजल्ट एक्यूरेट है, इसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इस स्टूडेंट का रिजल्ट ट्रू वैल्यू से थोड़ा वेरी कर रहा है, मतलब इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। इस बंदे ने काम बड़ा मेहनत से किया है, प्रिसीशन इंसान की मेहनत बता रही है, लेकिन उसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आया। मतलब रिजल्ट का एक्यूरेट ना होना इस बच्चे की गलती नहीं है, केमिकल गलत हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो वो इस्तेमाल कर रहा है उसमें कोई एरर हो सकता है। बच्चे की मेहनत बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों बार उसका रिजल्ट एक दूसरे के नज़दीक आया। रिजल्ट प्रिसाइज है, पर इसकी एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू से अलग है, इसलिए एक्यूरेट नहीं मान सकता। इस बंदे ने काम मक्कारी से किया है, ये बदमाश है साला, लेकिन इसका रिजल्ट ट्रू वैल्यू के नज़दीक आ गया, मतलब इसका रिजल्ट एक्यूरेट है। तो हम ये मानेंगे कि इस बंदे का रिजल्ट एक्यूरेट आया। जो ट्रू वैल्यू हम मान रहे थे वो इसने हमको लाके दे दी। कैसे लाके दे दी वो नहीं पता, प्रिसाइजली काम नहीं करा है, इसके रिजल्ट में प्रिसीशन नहीं है दिख रहा है, लेकिन क्या करें। और ये डी वाला फर्जी, तुम समझ ही गए हो आज के तारीख में कौन है फर्जी आदमी। हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा ना तो एक्यूरेट है और ये ना तुम्हारा प्रिसाइज है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से आप किसी भी रिजल्ट को एक्यूरेट है या प्रिसाइज है समझ सकते हो। तो देखो मेरी बात समझना, आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। मतलब सर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होती है, आपको ऐसे समझ में आया? मतलब मैं बोलूँ इस बच्चे का रिजल्ट बहुत ज़्यादा सर्टन है, मैं बोलूँ इस बच्चे के रिजल्ट में अनसर्टेनिटी बहुत कम है। हाँ, इन तीनों के रिजल्ट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। इसके रिजल्ट में अनसर्टेनिटी एक्यूरेसी में है, इसके रिजल्ट में अनसर्टेनिटी प्रिसीशन में है, और इसके दोनों में अनसर्टेनिटी है। इसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत कम है और सर्टेनिटी ज़्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। बिल्कुल भी दिमाग खपाने की या परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी की डेफिनेशन को घोट के पीना चाहा तो मेरे प्यारे बच्चों यू विल फेस सम प्रॉब्लम, आपको कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि उसके अंदर थ्योरेटिकल ज़्यादा दे रखा है और टेबल भी दे रखी है, लेकिन समझाया उतने अच्छे से नहीं, मुझे ऐसा फील होता है। अगर आपको उससे समझ में आ गया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे तरीके से, ठीक है? चलिए ग्रेट। तो गाइस आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन समझ लिया, अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और कल की क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के रूल्स, उसको राउंड ऑफ करने के रूल्स, ये सारी बातें वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाऊंगा और राउंडिंग ऑफ तक लेकर जाऊंगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा लेक्चर करने का कोई मतलब नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो, और अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है तो अभी इतना पढ़ लो। आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एंड साथ साथ में उनको राउंड ऑफ करने के रूल्स। बस इतना करने के बाद मैं आप लोगों को एक डीपीपी प्रोवाइड करूंगा। वो डीपीपी के अंदर आपको ढेर सारे सवाल दिए हुए होंगे, वो ढेर सारे सवाल आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, मुझसे मत पूछना, आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चे।